Okay, let's start with the very first question of exercise 4A and section D. हमारे पास दो रिएक्टेंट दे रखे हैं A2 एंड B2। ये दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। अगर A2 लिमिटेड है तो रिएक्शन फर्स्ट होती है, अगर A2 एक्सेस में है तो सेकंड रिएक्शन होती है। अब हमें तीन केसेस दिए हुए हैं कि तीनों में A2 एंड B2 का इनिशियल अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट लिया है। हमें चेक करना है कि फाइनल में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या बचा है मिक्सचर में। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। हमारे पास वेरी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, A2 प्लस 2B2 केस A2B4। इनिशियल अमाउंट कितना गिवन है? इनिशियल अमाउंट A2 का 4 मोल, B2 का भी 4 मोल। ना यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है तो हमें लिमिटिंग रीजन चेक करना होगा। लिमिटिंग रीजन हमारा इस केस में कौन आ रहा है, B2। ना लिमिटिंग रीजन पता चल गया, हमें स्टोकियोमेट्री क्या कहती है, इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका 1 करेगा, अगर इसके 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके 2 मोल करेगा। तो फाइनली क्या बचा है, ये तो खत्म हो गया, लिमिटिंग था। इसके 4 मोल से ये 2 मोल रिएक्ट करेगा, पीछे कितना बच गया है, 2 मोल। सिमिलरली अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, स्टोकियोमेट्री क्या करिए, 2 मोल से 1 मोल बनता है तो 4 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल। तो अब मेरे फर्स्ट केस में क्या बचा है, मिक्सचर में A2 बचा हुआ है 2 मोल, मेरा B2 जीरो है, और A2B4 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल। ना अगर A2 मेरा एक्सेस में है तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रिएक्शन 2 भी होगी, तो इसका मतलब मुझे सेकंड रिएक्शन भी चेक करनी पड़ेगी। तो मेरा सेकंड रिएक्शन क्या है, A2B4 प्लस हाफ A2 केस A3B4। चेक कर लो भाई, अगर मैं रिएक्शन 1 एंड इस रिएक्शन को जोड़ता हूं तो मेरी रिजल्टेंट ये रिएक्शन बन जाती। अब इस केस में चेक करते हैं। अब मेरे पास 2 मोल ये बन के आया है, हाँ जी। अभी हमारे पास क्या क्या पड़ा है, इनिशियली 2 मोल A2B4 एंड 2 मोल A2। अब यहाँ पे भी दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट पता है तो लिमिटिंग रीजन चेक करना पड़ेगा। इस केस में लिमिटिंग रीजन मेरा कौन सा आ रहा है, A2B4। तो सारी कैलकुलेशन A2B4 से होंगी। स्टोकियोमेट्री क्या कहती है, इसका 1 मोल अगर रिएक्ट करता है तो इसका हाफ मोल रिएक्ट करता है, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका कितना रिएक्ट करेगा, 2 × 1/2 दैट इज 1 मोल। इनिशियली 2 मोल थे, उसमें से 1 मोल रिएक्ट कर गया, 1 मोल बचा, ये लिमिटिंग था, ये जीरो। A3B4 की बात करें, 1 मोल से 1 मोल बनता था तो 2 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में दी वेरी फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइनल क्या बचा है एक्चुअली में मिक्सचर में, मेरा A2 का 1 मोल बचा हुआ है, A2B4 पूरा रिएक्ट कर गया है, चेक कर लो, 2 मोल जहां पे जो प्रोड्यूस हुए थे यहाँ पे खत्म हो गई, और 2 मोल मेरे पास किसके बन के आए हैं, A3B4 के। तो अब ये हमारे पास फाइनल मिक्सचर के अंदर बचा हुआ है। नाउ लेट्स चेक आउट पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास हाफ मोल A2 दिया है इनिशियली, एंड 2 मोल हमारे पास B2 दिया हुआ। दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है तो हमें लिमिटिंग रीजन चेक करना पड़ेगा। इस केस में लिमिटिंग रीजन इज A2। तो अब फाइनली क्या होगा, अगर A2 लिमिटिंग रीजन है वो खत्म हो जाएगा, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, इसका हाफ करेगा तो इसका 1 मोल करेगा। तो पीछे कितना बचा, 1 मोल रिएक्ट कर गया है, 2 मोल थे टोटल, 1 मोल बच गया। अब A2B4, इसका 1 मोल जब रिएक्ट करता था तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता था, तो हाफ मोल से कितना बनेगा ये, हाफ मोल।
तो इस केस में A2 मेरा लिमिटिंग था, तो रिएक्शन सेकंड वाली नहीं होगी, कहानी यहीं पे खत्म। अब हमारे पास मिक्सचर में क्या बचा हुआ है, B2 का 1 मोल एंड A2B4 का हाफ मोल। लेट्स मूव टू सी पार्ट। इस केस में इनिशियल मोल्स कितने दिए हैं, 1.25 मोल A2 के एंड 2 मोल्स मेरे B2 के। दोनों का डाटा गिवन है तो लिमिटिंग रीजन चेक करना पड़ेगा। इस केस में लिमिटिंग रीजन मेरा कौन सा है, B2, इसका मतलब रिएक्शन 2 भी होगा। अब लिमिटिंग रीजन ये है, ये तो जीरो रह जाएगा। अब हमें स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका एक रिएक्ट करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1.25 मोल्स टोटल थे, एक रिएक्ट कर गया, वी आर लेफ्ट विथ 0.25 मोल। सिमिलरली A2B4 कितना बनेगा, इनिशियली वो नहीं था, 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा आ गया है कि इट इज 1 मोल। अब A2 एक्सेस में है तो मेरी रिएक्शन सेकंड वाली भी होगी। सेकंड वाली रिएक्शन में क्या करूं, जो A2B4 बना है, हाफ A2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, A3B4। ना लेट्स सी, अभी हमारे पास इनिशियली दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, A2B4 1 मोल और ये 0.25 मोल। अब यहां से डाटा से ये पता चल रहा है कि मेरा A2 क्या है, लिमिटिंग रीजन। A2 मेरा लिमिटिंग रीजन, अगर A2 मेरा लिमिटिंग रीजन है तो फाइनली A2 का अमाउंट कितना रह जाएगा, 0। हाफ मोल रिएक्ट करता है तो मेरे पास इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, 0.25 करूंगा तो इसका 0.5 मोल रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल पहले था, 0.5 रिएक्ट कर गया, वी आर लेफ्ट विथ 0.5 मोल। हाफ मोल से इनिशियली ये 0 था, हाफ मोल से ये 1 मोल बन रहा था, तो 0.25 से ये कितना बन जाएगा, 0.5 मोल। तो पार्ट सी में मेरे पास अब मिक्सचर में क्या क्या बचा हुआ है, वी आर लेफ्ट विद हाफ मोल ऑफ A2B4 and half mole of A3B4. Let's check out question number second, exercise 4A, section D. मेरे 1 ग्राम KClO3 का सैंपल गिवन है, इसको हीट किया गया, दो तरह से ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये 146.8 ml ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन सिर्फ इक्वेशन 1 में ही प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कितना KClO3 इस रिएक्शन में हिस्सा लिया है। बाकी का KClO3 इस रिएक्शन में हिस्सा लेगा और वहां से KClO4 का अमाउंट आ जाएगा, जिसकी हमें परसेंटेज देखनी। लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। ना इक्वेशन 1 पे जा रहे हैं, वी हैव 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2। ना स्टोकियोमेट्री अप्लाई कर रहा हूं, स्टोकियोमेट्री क्या कहती है, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल प्रोड्यूस करेगा और इसका 3 मोल। ना इसका जो 2 मोल का मास है, मैं सारा कुछ जो डाटा जिस फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म में मोल को कन्वर्ट कर रहा हूं। मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, एंड ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, 22400 ml। अब यहां से मैं लगाऊंगा सिंपली यूनिटरी मेथड। मेरा इतने ग्राम KClO3 से इतना KCl बनता है और इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो मैं क्या लगा सकता हूं, 3 × 22400 ml। जब O2 प्रोड्यूस हो रहा है तो KClO3 कितना कंज्यूम हुआ है, 2 × 122.5। और अगर 146.8
MlO2 लिबरेट हो रहा है, तो उसके लिए कितना KClO3 लगा है, दैट इज 0.535 ग्राम। तो हमें पता चल गया है इक्वेशन 1 के अंदर जो KClO3 यूज हुआ है दैट इज 0.535 ग्राम। रेस्ट जो है, जो KClO3 यूज होगा वो इक्वेशन 2 में, कितना मास रह गया, 0.465 ग्राम। लेट्स चेक दिस वन आउट बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 4KClO3 gives 3KClO4 and plus KCl। मैं स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर रहा हूं, 4 मोल को मास में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसके 3 मोल्स को मास के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं, और इसके 1 मोल को मैं मास में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब इतने ग्राम से इतना KClO4 बनता है। मैं चेक करना चाहता हूं जो बचा हुआ KClO3 है 0.465 ग्राम, उससे कितना KClO4 बना है। इसको सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी आर गेटिंग, मास ऑफ KClO4 इज इक्वल टू 0.394 ग्राम। मास आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, परसेंटेज बाय मास। लेट्स सी कि मिक्सचर में पीछे बचा क्या क्या हुआ है। मेरा KClO3 तो यूज हो गया, कुछ रिएक्शन 1 में यूज हो गया, कुछ रिएक्शन 2 में हो गया, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल गया है। मेरे कंटेनर में अब क्या बचा है, KCl सॉलिड फॉर्म में है, KClO4 सॉलिड फॉर्म में है, और KCl यहाँ पे जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर मुझे बचे हुए मिक्सचर में परसेंटेज चाहिए तो KCl का मास भी चाहिए, ताकि बचे हुए मिक्सचर का टोटल मास कैलकुलेट किया जा सके। लेट्स कैलकुलेट कि अब KCl कितना बना है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, यहाँ पे इस रिएक्शन में जब इतना KClO3 रिएक्ट करता था तो इतना KCl बनता था, तो 2 इंटू 122.5 KClO3 produces 2 into 74.5 ग्राम KCl। अब इस रिएक्शन में कितना KClO3 यूज हुआ है, 0.535, जो हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया। तो 0.535 ग्राम KClO3 से कितना KCl बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करके आ रहा है 0.3255 ग्राम KCl। KCl का मास भी आ गया यहां से। अब हमें कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन, जो KCl बना है, इस इक्वेशन में KCl बना है KClO3 से, कितने मास से, 0.465 ग्राम से। लेट्स चेक दिस वन आउट नाउ। इस रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि जब इतना मास KClO3 का रिएक्ट करता है तो 74.5 ग्राम KCl बनता है। मतलब 4 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 produces how much KCl, 74.5 ग्राम। और हमारा इस रिएक्शन में कितना KClO3 हिस्सा ले रहा है, 0.465। तो वहां से जो KCl का अमाउंट आएगा अब हमारे पास, इट्स कमिंग आउट टू बी 0.071 ग्राम। तो मिक्सचर में पीछे KCl बचा हुआ है और KClO4 बचा हुआ है। नाउ फाइनल स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, परसेंटेज मास ऑफ KClO4 कैसे आएगा, मास ऑफ KClO4 अपॉन टोटल मास। टोटल मास में क्या क्या आएगा, KCl का मास, ये वाले KCl का मास, प्लस KClO4 का मास इनटू 100। नाउ इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट वी गेट,
49.84%. So that is our final answer. Okay, let's see question number 3 of exercise 4A of section D. Now, in this question हमें दिया क्या हुआ है, एक कॉपर का ओर दिया हुआ, व्हाट इज ओर, जिससे मेटल को प्रॉफिटेबली चीपली निकाला जा सकता है। ये जो ओर है इसके अंदर तीन चीजें हैं, एंड इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज का अमाउंट दिया हुआ है इट इज 4.5%। इनर्ट इम्प्योरिटीज, इनर्ट मतलब उसको कुछ नहीं हो रहा है ना। और ये पूरे पूरे ओर का जो मास है हमारे पास इट इज 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं दैट इज 4.5%। तो मतलब कितनी हो गया हमारे पास 4.5 ग्राम। रेस्ट जो है हमारे पास ये और बची, तो इसका कितना अमाउंट हो गया 4 माइनस 4.5 दैट इज 95.5 ग्राम। अब इस 95.5 ग्राम में से लेट से Cu2s का जो मास है वो हम लोग रख लेते हैं x, और वेर Cus का जो मास आएगा इट विल बी 95.5 माइनस x। अब करना क्या है हमें कैलकुलेट, हमें परसेंटेज चाहिए Cu2s की, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए ना। इसकी रोस्टिंग कर दी गई है। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन हीट करना। हीट करने पे हो क्या रहा है, वी गेट कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और उसी ओर में जो Cus पड़ा है वो भी क्या बनाता है कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ना। यहां से जो कॉपर आया है उसका अमाउंट गिवन है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, स्टोइकोमेट्री का रिएक्शन बैलेंस है, तो वी आर गोइंग फॉर स्टोइकोमेट्री। इसका 1 मोल का मतलब 159 ग्राम दैट इज मोलर मास gives 2 मोल ऑफ कॉपर मतलब 2 into 63.5 ग्राम। तो 159 ग्राम से इतना कॉपर बनता था, तो x ग्राम से कितना कॉपर बनेगा भाई, लेट्स टेक दिस वन आउट, इट इज 127 x अपॉन 159। अब दूसरी इक्वेशन चेक कर रहे हैं कि भाई यहां से कितना कॉपर आया, 1 मोल कॉपर सल्फाइड दैट इज 95.5 gives 63.5 ग्राम कॉपर। मेरा Cus है कितना 95.5 माइनस x, अपॉन 95.5। अब ये जो कॉपर का मास आया है दैट इज 71.8 ग्राम, मतलब दिस मास प्लस दिस मास इज इक्वल टू 71.8 ग्राम। और इसकी वैल्यू है 71.8। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा x का वैल्यू आ रहा है इट इज 62। इसका मतलब जो 100 ग्राम का और था उसके अंदर 4.5 ग्राम इम्प्योरिटीज हो गई हैं, 62 ग्राम Cu2s हो गया है, रेस्ट आपका Cus है। तो अगर हमें परसेंटेज मास ऑफ Cu2s निकालना है, it is equal to mass of Cu2s that is 62 divided by mass of sample into 100. It's coming out to be 62%. ये एक चीज ध्यान में रखना, ये 62 आंसर तभी आएगा अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करते।
ये जो आंसर है आपका तभी आएगा जब आप कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे, विदाउट अप्रोक्सीमेशन। तो इसीलिए जितनी भी कैलकुलेशन है सारी एंड में करना। जैसे मैंने इसको डिवाइड नहीं किया है, इसको भी नहीं किया, तो सब कुछ एंड में करना, तब जाके ये आंसर मैच करेगा। अगर आपने इसको पहले से ही कैलकुलेशन सॉल्व करनी शुरू कर दी तो ये मैच नहीं करेगा एंड में। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हेमेटाइट दैट इज Fe2O3 की रिडक्शन करवा के आयरन प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ इस पर्पस के लिए जो हेमेटाइट लिया गया है वो 120 kg है, लेकिन उसकी प्योरिटी कितनी है, 90%। मतलब उसमें Fe2O3 के अलावा प्लस में इम्प्योरिटीज भी हैं। तो मास ऑफ Fe2O3 कितना है सैंपल में, लेट्स सी। 120 का 90%, दैट इज 108 ग्राम। रिएक्शन पे जा रहे हैं। रिएक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस। स्टोकियोमेट्री मुझे क्या बोल रही है, इसका 2 मोल। 2 मोल का मतलब 2 into मोलर मास दैट इज 160 ग्राम। Fe2O3 प्रोड्यूसेस 4 into 56 ग्राम आयरन। मेरे पास 108 ग्राम है सैंपल में। इससे मेरे पास आयरन कितना बन के आ रहा है, 75.6 ग्राम। अब ये जो आयरन आया है ये प्योर आयरन का वेट है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 80% प्योर। ये 100% प्योर जब आयरन होगा तब इतना मास आएगा। तो अब हम लोग इम्प्योर सैंपल का देख रहे हैं। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ सैंपल इनटू 100। वैल्यू पुट कर दो, 80, 75.6 सैंपल का मास इनटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद मास ऑफ सैंपल हमारे पास कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 94.5 kg। दैट इज ऑप्शन ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4A सेक्शन डी। हमारे पास एक सैंपल दिया हुआ है जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी। नॉन वोलाटाइल इनर्ट इम्प्योरिटी मतलब अगर उसको हीट करेंगे ना वो टूटेगी, ना रिएक्ट करेगी, ना ही वेपर में कन्वर्ट होगी। अब बाकी जो सैंपल है उसमें ना तो सोडियम कार्बोनेट को कुछ हो रहा है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह से ब्रेक कर रहा है। जो भी बचा है, अब मिक्सचर में क्या बच जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तो खत्म हो जाएगा। अब मिक्सचर में क्या बचेगा, इम्प्योरिटी, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जो इस रिएक्शन में बन के ये तो निकल जाएगा। इसको पानी में डिसॉल्व कर लिया। कितने पानी में, 100 ml में। 100 ml में डिसॉल्व करने के बाद उसमें से 10 ml बाहर निकाल लिया। 10 ml निकालने के बाद उसकी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाइए, ताकि सारा कुछ बेरियम कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाए। तो ये पूरी थी कि ये प्रोसेस हो रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें डिटरमिन द वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द ओरिजिनल सैंपल। लेट्स सी ये पूरे को प्रोसीड कैसे करना। नाउ मैं सैंपल के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका मास x ग्राम मान लेता हूं। और जो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है उसको मैं y ग्राम मान लेता हूं। ना सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटी कितनी हो रहेगी आपके पास, 6.2 माइनस एक्स माइनस वाई। इसका हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग gives सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ये निकल जा रहा है।
Now 2 mole, that is 2 into 84 gram, produces 106 gram sodium carbonate, 18 gram H2O and 44 gram CO2। लेकिन मेरे पास एक्चुअली में सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है, दैट इज x ग्राम। x ग्राम से सोडियम कार्बोनेट हमारे पास कितना बनेगा, 106 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 84। H2O कितना बनेगा, 9, 9x अपॉन 84 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44x अपॉन 84, सॉरी 22 अप, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 22x अपॉन 84। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, 5% का लॉस हो गया है वेट के अंदर। 5% का लॉस किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसमें से क्या निकल गया है, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O की वजह से मास में कमी आई है, तो H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है कंबाइंड, इट इज 5% ऑफ सैंपल, दैट इज 5 अपॉन 100 इंटू 6.2। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास x का वैल्यू आ गया है 0.84 ग्राम। x की वैल्यू आ गया है हमारे पास ये वाला। अब मेरे सैंपल में सोडियम कार्बोनेट कितना है, फाइनल जब हीट करने के बाद कितना बचा है सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट, लेट्स, मेरे सैंपल में y ग्राम ऑलरेडी ओरिजिनली प्रेजेंट था, प्लस इस रिएक्शन से भी ये बन के आया है 106, x की वैल्यू 0.84 अपॉन 2 इंटू 84। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या बन रहा है, 0.53 प्लस y। तो मेरे को सोडियम कार्बोनेट का मास मिल गया है सैंपल में। अब हमने क्या किया है, मेरे सैंपल के अंदर दो चीजें घूम रही, एक तो है सोडियम कार्बोनेट जिसका अमाउंट हम ये वाला है, प्लस इसके अंदर इम्प्योरिटी है, और इस पूरे को 100 ml के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लिया गया है। अब इसमें 100 ml में से उसने 10 ml निकाल लिया। अगर 10 ml निकाल लिया तो इसका अमाउंट भी 1/10 हो जाएगा। चेक कर लो, वॉल्यूम 1/10 कर दिया है। पहले 0.53 प्लस वाई ग्राम 100 ml में डिजोल्व था, उसमें सिर्फ 10 ml निकाला है। वॉल्यूम अगर 1/10 कर दिया तो सोडियम कार्बोनेट भी सैंपल में 1/10 रह, सोल्यूशन में 1/10 रह जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना आ गया, 0.53 प्लस वाई अपॉन 10। आई होप कि ये क्लियर है। अब ये जो 10 ml बना है सॉल्यूशन, इसकी रिएक्शन उसने बेरियम क्लोराइड के साथ करवा दी। लेट्स सी की रिएक्शन क्या होगी, सोडियम कार्बोनेट प्लस बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन गेव बेरियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। ओके, अब स्टोकियोमेट्री क्या बोल रही है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। 1 मोल का मतलब कितना मास हो गया हमारे पास, 106 ग्राम। इसको मोल में ही रख लेते। 1 मोल आपका रिएक्ट करता है 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के साथ, लेकिन एक्चुअली में सोडियम कार्बोनेट अब सॉल्यूशन में कितना है, 0.53 प्लस वाई अपॉन 10। अब यहां से ये कितना बन गया है, 0.53 प्लस वाई अपॉन 10 इंटू 106।
इतने मोल बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, और वो डाटा हमें दिया हुआ, चेक कर। तो ये जो पॉइंट बेरियम क्लोराइड के मोल्स हैं उनकी वैल्यू दे रखी है, मतलब ये 0.53 प्लस वाई अपॉन 10 × 106 किसके इक्वल है? बेरियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स। बेरियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेना होता है। तो दैट इज 0.2 × 7.5 अपॉन 1000। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग 1.06 ग्राम। वाई हमारा क्या था? सोडियम कार्बोनेट का मास। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का मास आ गया है 1.06 ग्राम, दैट इज ऑप्शन बी। लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4A सेक्शन डी। हमारे पास अमोनिया से HNO3 बनाने का प्रोसेस दे रखा है, और हर स्टेप की यील्ड भी हमें बता रखी है। हमें क्या फाइंड करना है कि अमोनिया का कितना वॉल्यूम हम लोग लें कि एट दी एंड 1575 ग्राम HNO3 बन जाए। मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो चाहिए दैट इज x। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो वहां से वॉल्यूम तो आ ही जाएगा भाई। वॉल्यूम कैसे आ जाएगा? एसटी की कंडीशन दे रखी है, तो मेरे पास 22.4 इंटू एक्स मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो मेरे को 22.4x का वैल्यू चाहिए। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 अमोनिया 5O2 गिव 4NO प्लस 6H2। स्टोकियोमेट्री क्या बोल रही है? 4 मोल से 4NO बनेगा। हमें NO अगली रिएक्शन में चाहिए, तो इसलिए NO ही कैलकुलेट कर रहा हूँ सिर्फ। और x मोल से कितना बनेगा? x। लेकिन ये x तब बनेगा अगर 100% यील्ड हुई। अब यील्ड मेरी कितनी है? 50%। तो एक्चुअली में कितना बनेगा? x का 50%, दैट इज x/2। अब अगली रिएक्शन पे जा रहे हैं। अगली रिएक्शन में 2NO प्लस O2 केस 2NO2। मेरा 2 मोल NO से कितना NO2 बन रहा है? 2 मोल। तो x/2 से कितना बनना चाहिए? x/2। लेकिन x/2 मोल कब बनता है? जब वो क्या होता है? 100% प्रोसेस 100% एफिशिएंट होता है। लेकिन अब मेरा प्रोसेस 60% एफिशिएंट है, तो एक्चुअली में कितना बनेगा? 60% ऑफ दिस x/2, दैट इज 0.3x। चेक कर लो भाई। अब हमारा फाइनल स्टेप आ गया है। फाइनल स्टेप में मेरे पास 3NO2 प्लस H2 मिलके 2HNO3 बना रहे हैं प्लस N। स्टोकियोमेट्री क्या कह रही है? इसका 3 मोल 2 मोल HNO3 बनाएगी। लेकिन मेरे पास कितना है? 0.3x, तो वहां से कितना बनेगा? ये 0.2x। अब HNO3 का मास दिया हुआ है, तो मैं मोल को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ? मास में। 0.2x इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। हाँ जी। और रुको रुको, इसमें हमने ये 0.2x तो तब आया ना अगर प्रोसेस 100% एफिशिएंट होता। लेकिन मेरा प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं है। अब उसमें यील्ड कितनी है? 80%। तो मतलब एक्चुअली में HNO3 कितना प्रोड्यूस होगा? 0.2x का 80%। और ये हमारे पास आ गया 0.166। तो HNO3 के इतने मोल्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इन मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेते। कैसे कन्वर्ट करें? नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब HNO3 का मोलर मास है 63, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? 1575। यहां से मेरे पास x का वैल्यू आ गया, दैट इज 156.25। x क्या था मेरे पास? नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 22.4 इंटू 156.25, इट इज कमिंग आउट विथ 3500 लीटर।
That is option C. Let's see question number 7, exercise 4A, section D. Very simple question. मेरे पास एक सैंपल दिया हुआ है जिसमें सिलिका है और Fe2O3 है। इस सैंपल में लेट्स से Fe2O3 का मास कितना है x ग्राम, वेयर सिलिका का मास कितना हो जाएगा 2 - x ग्राम। इस सैंपल को हीट कर दिया है, हीट करने से Fe2O3 इस तरह से डिसोसिएट कर जाता है और O2 निकलने की वजह से सैंपल का मास क्या हो गया है, कम हो गया है। अब हमें परसेंटेज ऑफ सिलिका निकालना है। लेट्स सी हम लोग इस डाटा को कैसे यूज कर सकते हैं। Fe2O3 था, हीट करने पे Fe3O4 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया। वी आर गोइंग फॉर स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री अप्लाई करना है तो रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। स्टोकियोमेट्री क्या कहती है, इसका 3 मोल O2 का हाफ मोल प्रोड्यूस करेगा। मैं O2 से रिलेट करूंगा, O2 से रिलेट करने से मेरी कैलकुलेशन इजी रहेगी। आप Fe3O4 और सिलिका के मास से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन वर्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब मेरा O2 कितना रिलीज हुआ है वो हमें पता है। सैंपल का मास 2.0 था, हीट करने के बाद 1.96 रह गया, मतलब सैंपल में से 0.04 ग्राम वेट कम हो गया है। और वो किसकी वजह से कम हुआ है, O2 के निकलने की वजह से। ना इसको मास में कन्वर्ट कर लेते, 3 × 160 दैट इज मोलर मास, 16 ग्राम। x ग्राम मेरे पास Fe2O3 है और इस पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.04। तो x कितना आ गया मेरे पास, 1.2 ग्राम। तो इसका मतलब मेरे सैंपल के अंदर Fe2O3 का अमाउंट 1.2 ग्राम था और सिलिका का अमाउंट कितना था, 0.8 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ सिलिका कितनी आ गई, मास ऑफ सिलिका दैट इज 0.8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 40%, ऑप्शन सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 4A, सेक्शन डी। मेरे पास व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा गया है। उस एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन सल्फर सैंपल को आग लगाने के लिए यूज की गई। नाउ जो सैंपल है उसमें S8 का अमाउंट प्लस इम्प्योरिटीज दोनों है। कंबाइंड मास 200 ग्राम दिया हुआ है जिसमें 20% इम्प्योरिटी है, मतलब इम्प्योरिटीज का मास कितना हो गया है, 40 ग्राम। तो मेरे सैंपल के अंदर S8 कितना है, 160 ग्राम। सैंपल में S8 पता चल गया, मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे इस सल्फर को बर्न करने के लिए जो एयर चाहिए दैट इज V लीटर, उसमें से ऑक्सीजन कितना है, 21% ऑफ V दैट इज 0.21 V। अब रिएक्शन पे जा रहे हैं, 1/8 S8 प्लस O2 gives sulfur dioxide। 1/8 नंबर, ये मैं स्टोकियोमेट्री अप्लाई कर रहा हूँ। 1/8 मोल को बर्न करने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1/8 8 × 32, इतने सल्फर को बर्न करने के लिए 1 मोल O2 चाहिए। चेक कर लो, मेरे पास कंडीशन STP, 1 मोल O2 मतलब मेरे को 22.4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। मेरे पास S8 है कितना, 160। 160 को बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 22.4 × 160 डिवाइडेड बाय 32, इतने लीटर ऑक्सीजन चाहिए हम। अब अगर मेरे को ऑक्सीजन दैट इज V का वैल्यू पता चल गया है, सॉरी मेरे को 0.21 V का वैल्यू पता चल गया है, ये O2 का वॉल्यूम आया है, तो 0.21 V इज इक्वल टू 22.4 × 5, और यहां से मेरी V की वैल्यू कितनी आ गई है, 533.33 लीटर। दैट इज ऑप्शन डी।
another simple question number 9 exercise 4a section D. नाउ हमें दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, दोनों का इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है। वो बोलता है कि अगर एक्चुअली में 6.3 मोल NaNO3 बनता है, परसेंटेज यील्ड बता दो। लेट्स सी सिंपल क्वेश्चन। 2FeNO3 होल थ्राइस प्लस 3Na2CO3 gives Fe2CO3 whole thrice plus 6NaNO3। ना स्टोकियोमेट्री क्या कहती है? 2 मोल रिएक्ट विथ 3 मोल टू प्रोड्यूस 6 मोल NaNO3। यहाँ से डाटा को एनालाइज करें तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरा लिमिटिंग रीजन जो है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो सारी कैलकुलेशन सोडियम कार्बोनेट के जरिए होगी। तो स्टोकियोमेट्री क्या कहती है? 3 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 6 मोल ऑफ NaNO3। अब मेरे पास 3.6 मोल है, तो वहां से NaNO3 के मोल जो प्रोड्यूस होंगे 7.2 मोल। ना अगर प्रोसेस 100% एफिशिएंट होता तो 7.2 मोल्स बनते, लेकिन बन कितने रहे हैं? 6.3। तो इसका मतलब परसेंटेज यील्ड क्या आएगी? एक्चुअली अमाउंट प्रोड्यूस दैट इज 6.3। थ्योरेटिकल अमाउंट जब प्रोसेस 100% एफिशिएंट बोला गया दैट इज 7.2 into 100, it is 87.5%, that is option C। Question number 10 exercise 4a section B। now what we have been given, मेरे पास D के इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, E के इनिशियल मोल्स दे रखे हैं, जिससे C बन के आता और यील्ड भी दे रखी। ये C आगे जाके 4 मोल G के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं और वापस से B एंड F बन के आता है। ना उसने हमें क्या पूछा है कि B के मोल्स कैलकुलेट करने हैं जो बने। लेट्स सी सिंपल स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, हाउ टू अप्रोच। चेक दिस वन आउट। 3D प्लस 4E gives 5C प्लस A। ना डाटा से साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा लिमिटिंग रीजन कौन सा है? D। तो हर कैलकुलेशन D के जरिए होगी। 3 मोल D के रिएक्ट जब करते हैं तो 5 मोल C के बनते हैं। तो जब 9 मोल करेंगे तो C कितना बनेगा? 15 मोल। 15 मोल तब बनता अगर प्रोसेस में यील्ड 100% होती, कि मतलब सारा सारा कन्वर्ट होता, लेकिन वो 80% यील्ड है, मतलब 15 का 80% ही हमारे पास बन के आएगा, मतलब 12 मोल। अब ये जो 12 मोल है सी के, 4 मोल जी के साथ क्या कर दिए गए हैं? मिक्स कर दिए गए। अब इस इक्वेशन में हमारा लिमिटिंग रीजन कौन सा है? जी। तो हर कैलकुलेशन जी के जरिए होगी। चेक कर लो। यहाँ पे इनिशियली इसके 12 मोल आ गए हैं, इसके 4 मोल दिए हैं, तो वहां से मुझे पता चला है कि जी लिमिटिंग रीजन। ना 5 मोल जी जब रिएक्ट करता है तो 6 मोल बी बनता है, और 12 मोल से वी विल गेट, सॉरी 12, 4 मोल है, 4 मोल जी से we will get 4.8 mole of B। नाउ इसके मोल आगे हैं, लेकिन ये मोल किस समय के हैं? जब मेरा प्रोसेस क्या होता है? 100% एफिशिएंट, 100% यील्ड, लेकिन यील्ड कितनी है? सिर्फ 50%। तो एक्चुअली में जो बी प्रोड्यूस होगा वो 50% ऑफ 4.8 होगा, दैट इज 2.4 मोल। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए।